सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज हम विनियोग का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो विनियोग का अर्थ सामान्य अर्थों में विनियोग या निवेश से अभिप्राय वर्तमान प्रतिभूतियों, बांडों व शेयर, विद्यमान पूंजी या भूमि क्रय करने से होता है, किंतु अर्थशास्त्र में इसे विनियोग नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसी खरीद से केवल परिसंपत्तियों का ही हस्तांतरण होता है। एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से इस प्रकार की खरीद विनियोग हो सकती, क्योंकि इससे उसकी पूंजी में वृद्धि होती, किंतु अर्थशास्त्र में इसे केवल व्यक्तिगत वित्तीय विनियोग कहते हैं। अर्थशास्त्र में विनियोग का अर्थ वास्तविक विनियोग से होता है, जिसके अंतर्गत नई पूंजीगत वस्तुओं का को क्रय किया जाता है। किन्स के अनुसार विनियोग का क्या अर्थ है? तो विनियोग से अभिप्राय वास्तविक विनियोग से है, जो नई मशीन, सड़क, फैक्ट्री, भवन, प्लाट आदि के रूप में होता है। इस प्रकार के विनियोग से आय और रोजगार का स्तर हमेशा बढ़ता है। इसी संबंध में विनियोग के अर्थ के संबंध में स्टोनियर एवं हेग के अनुसार विनियोग से हमारा आशय चालू प्रतिभूतियों, बांडों, हिस्सों को खरीदने से नहीं, बल्कि इससे हमारा आशय नई फैक्ट्रियों, नई मशीनों आदि के क्रय करने से है। अब वास्तविक विनियोग एवं वित्तीय विनियोग में क्या अंतर है? इस प्रकार वह विनियोजन जो नई मशीनों को निर्माण, कारखाने की नई बिल्डिंगों के निर्माण, सड़कों, पुलों, बांधों, अन्य उत्पादकों, पूंजीगत स्टॉक के निर्माण में किया जाता है, वास्तविक विनियोग कहलाता है। इसके फलस्वरूप आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है। इसके विपरीत पुरानी पूंजीगत स्टॉक, शेयर्स, प्रतिभूतियों को खरीदना वित्तीय विनियोग कहलाता है। इस प्रकार के लेन देन में केवल मुद्रा का हस्तांतरण होता है तथा अर्थव्यवस्था के रोजगार स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विनियोग का अर्थ वास्तविक विनियोग से है, जो मानवीय और भौतिक संसाधनों की मांग को बढ़ाकर अर्थशास्त्र में रोजगार के स्तर में वृद्धि करता है। सामान्यतः व्यक्तिगत क्षेत्र में उद्यमी जब अर्थव्यवस्था में किसी अतिरिक्त पूंजी साधन का निर्माण करते हैं, तो उसे उस पूंजीगत साधन से मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखते हैं। यदि शुद्ध लाभ अथवा अपेक्षित लाभ की दर ब्याज की दर से अधिक होती है, तो उद्यमी विनियोग के लिए प्रोत्साहित होता है, किंतु यदि लाभ की दर ब्याज की दर से कम है, तो उद्यमी विनियोग के लिए प्रोत्साहित नहीं होता। कहने का मतलब है कि ब्याज दर जब अधिक होगी तो विनियोग किया जाएगा, और अगर ब्याज की दर कम होती तो विनियोग नहीं किया जाएगा। अब विनियोग के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आइए देखें। विनियोग 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेरित एवं स्वायत्तीय विनियोग, दूसरा कुल एवं शुद्ध विनियोग, तीसरा निजी एवं सार्वजनिक विनियोग, और चौथा नियोजित एवं अनियोजित विनियोग। आइए हम इन प्रकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रेरित एवं स्वायत्त विनियोग। तो प्रेरित विनियोग प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन या आय के परिवर्तन द्वारा निर्धारित होने वाला विनियोग प्रेरित विनियोग कहलाता है। व्यक्तियों की आय में वृद्धि होने पर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए उद्यमी विनियोग को बढ़ाने हेतु प्रेरित होते हैं। प्रेरित विनियोग आय स्तर के परिवर्तन से प्रभावित होता है। प्रेरित विनियोग सामान्यतः निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है और यह लाभ से प्रेरित होता है। अगला जो विनियोग आता है स्वायत्त विनियोग। तो आय के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है, यह पूंजी व्यय से भी प्रभावित नहीं होता। क्या मतलब कि स्वायत्त विनियोग पूंजी और आय में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। स्वायत्त विनियोग को नवीन प्रक्रियाएं, जनसंख्या की वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों, श्रम आंदोलन, दीर्घकालीन संभावनाएं आदि कारक प्रभावित करते हैं। आय की मात्रा स्थिर होने पर स्वायत्त विनियोग में परिवर्तन हो सकता है। सड़कों, बांधों, नहरों, स्कूलों, अस्पताल, जन कल्याण कार्यक्रम, अनुसंधान व विकास पर किया जाने वाला दीर्घकालीन विनियोग स्वायत्त विनियोग के उदाहरण है।
अब शुद्ध एवं कुल विनियोग, तो कुल विनियोग विनियोग क्या है? कुल विनियोग से आशय दिए हुए समय में कुल वास्तविक विनियोग की मात्रा से है। संपूर्ण वास्तविक विनियोग का उपभोग उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं करता और इसका कुछ भाग टूट फूट व घिसावट आदि में नष्ट हो जाता है। अगला जो आता है शुद्ध विनियोग। शुद्ध विनियोग कुल विनियोग का वह भाग है जो कि अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि को बताता है। कुल विनियोग में से घिसावट व टूट फूट कम होने पर शुद्ध वृद्धि को बताता है। कुल विनियोग में से घिसावट व टूट फूट कम करने पर शुद्ध विनियोग ज्ञात हो जाता है। व्यवहार में शुद्ध विनियोग सदैव कुल विनियोग से कम होता है। अब तीसरा आता है निजी एवं सार्वजनिक विनियोग। निजी विनियोग लाभ की प्रत्याशाओं से प्रभावित होता है। निजी विनियोग दो तत्वों पर निर्भर करता है। पहला पूंजी की सीमांत उत्पादकता और दूसरा है ब्याज की दर। निजी विनियोग किससे प्रभावित होता है? दो तत्वों पर निर्भर करता है। पहला है पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर। इस विनियोग को तभी बढ़ावा मिलता है जब ब्याज की दर नीची हो तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता उच्च हो। निजी विनियोग वास्तव में प्रेरित विनियोग होता है। अब आगे सार्वजनिक विनियोग। सार्वजनिक विनियोग सरकारी क्षेत्र में किए गए विनियोग को कहते हैं। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका आदि के द्वारा किया जाता है। रेलवे, संचार साधनों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, पेयजल, स्वच्छता आदि पर किया जाने वाला सरकारी व्यय सार्वजनिक विनियोजन है। अब निजी एवं अनियोजित विनियोग। नियोजित एवं अनियोजित विनियोग। जब उत्पादन में वृद्धि, भविष्य में लाभ अर्जित करने की आशा से अर्थव्यवस्था में पूंजीगत माल का विनियोग किया जाए तो उसे नियोजित विनियोग कहा जाता है। इसे इच्छिक विनियोग भी कहते हैं। इसके विपरीत जब बाजार में बिक्री के अभाव में कुछ माल बिके रह जाए या अधिक मात्रा में स्टॉक का संचय हो जाए तो उसे अनियोजित विनियोग या अनिच्छिक विनियोग कहते हैं। अब विनियोग का निर्धारण। आय स्तर, आय में परिवर्तन, उपभोग प्रवृत्ति, अचल संपत्ति का स्टॉक आदि आंतरिक तत्वों द्वारा प्रेरित विनियोग प्रभावित होता है, जबकि स्वायत्त विनियोग बाह्य तत्वों से प्रभावित होता है। नियोजित एवं युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में स्वायत्त विनियोग की मात्रा लाभ प्राप्ति की आशा से प्रभावित नहीं होती, बल्कि कुल विनियोग व स्वायत्त विनियोग के योग पर इसकी मात्रा आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के तत्वों से प्रभावित एवं निर्धारित होती है। अब अर्थव्यवस्था में विनियोग की दर को दो शक्तियां निर्धारित करती है। पहली है ब्याज की दर और दूसरी है पूंजी की सीमांत क्षमता। किन्स का मत है कि विनियोग ब्याज सापेक्ष नहीं है और ब्याज की दर में कमी करके विनियोग को नहीं बढ़ाया जा सकता है। पूंजी की सीमांत क्षमता ही महत्वपूर्ण है और इसमें व्यावसायिक आशंसाओं का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। अल्पकालीन आशंसाएं लाभ, मांग, मूल्य, वेतन, ब्याज दर आदि आंतरिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। दीर्घकालीन आशंसाओं पर जनसंख्या में वृद्धि, नवीन प्रक्रिया, विदेशी व्यापार, राजनीतिक परिस्थितियां आदि अनेक बड़े कारणों का प्रभाव पड़ता है। अब विनियोग को प्रोत्साहित करने के उपाय। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार का स्तर उपभोग तथा विनियोग पर निर्भर करता है। चूंकि अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर रहती है, अतः रोजगार में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से विनियोग पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सरकारी या सार्वजनिक विनियोग में तो राज्य संसाधनों के अनुरूप वृद्धि कर सकता है, किंतु मुख्य समस्या निजी विनियोग को बढ़ाने में की रहती है, जो कि मंदी के समय अत्यंत कम रहता है। एक अर्थव्यवस्था में विनियोग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। कौन कौन से उपाय हैं? पहला आता है सस्ती मुद्रा नीति, दूसरा है कीमतों में स्थिरता, तीसरी निगम करों में कमी, चौथा एकाधिकार पर रोक, पांचवा मजदूरी में कटौती, और छठा अनुसंधान एवं नव प्रवर्तनों को प्रोत्साहन और सातवां सरकारी व्यय।
अब इन उपायों को हम विस्तृत रूप में देखते हैं। तो सस्ती मुद्रा का अभिप्राय ब्याज की दर में कमी करने से है। अर्थव्यवस्था में निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा अधिकारियों को जानबूझकर ब्याज की दर में कमी करना चाहिए। इसके फलस्वरूप उद्यमी ऋण लेकर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किन्स ने मंदी से छुटकारा पाने के लिए सस्ती मुद्रा नीति के साथ साथ राजकोषीय उपाय जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने पर विशेष बल दिया जाता है। अब दूसरा, कीमतों में स्थिरता। दूसरा जो उपाय है, तो मूल्य स्तर में होने वाले उतार चढ़ावों का निजी विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए कीमतों में स्थिरता लाना आवश्यक है। क्लेन ने इसके लिए सरकार को मूल्य निर्धारण की नीति अपनाने का सुझाव दिया है। तीसरा आता है निगम करों में कमी। निगम कर प्राय निगम कर भी विनियोग पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अतः यह आवश्यक है कि लाभों पर कर न लगाया जाए और यदि आवश्यक ही हो तो इस प्रकार कर लगाया जाए कि नए विनियोगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। किंतु जो व्यक्ति लाभों को विनियोग नहीं करते, उससे लाभ से प्राप्त आय पर कर लगाया जा सकता है। अगला जो आता है एकाधिकार पर रोक। सामान्यतः बड़ी फर्में उत्पादन के क्षेत्र में अपना वर्चस्व एकाधिक्य स्थापित करना चाहती है, जिसके कारण छोटी फर्मों द्वारा किए जाने वाले विनियोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में क्लेन ने यह सुझाव दिया कि सरकार को बड़ी फर्मों की एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। इसके फलस्वरूप एक और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर विनियोग भी प्रोत्साहित होंगे। अगला है मजदूरी में कटौती। ये उपाय है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि मौद्रिक मजदूरी में कमी करके विनियोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मौद्रिक मजदूरी की दरों में कटौती करने पर लागतें घट जाती है और मांग बढ़ती है, जिससे विनियोग में वृद्धि होती है। किंतु प्रतिष्ठित धारणा मुद्रा मजदूरी कटौती के आय पक्ष की उपेक्षा करती है। अतः मजदूरी कटौती की नीति व्यवहारिक नहीं है। इसलिए किन्स ने मुद्रा कटौती नीति की बजाय लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया है। अगला, अनुसंधान व नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन। विनियोग में वृद्धि करने के लिए सरकार को अनुसंधान और नवप्रवर्तन के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस हेतु अनुसंधान शालाओं की स्थापना करना आवश्यक है तथा अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों को विविध उद्योगों तक पहुंचाना चाहिए। अगला, सरकारी व्यय निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर सरकारी व्यय बढ़ाने चाहिए। इससे समुद्दीपन कहा जाता है। मंदी काल में निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने हैं तो जब सरकार बैंकिंग व्यवस्था से उधार लेती है तो निष्क्रिय बाकी रोकड़ सक्रिय हो जाते, बैंक जमा बढ़ती है तथा नई साख का सृजन होता है। यह नीति संस्थागत बचतकर्ताओं के विनियोग को सुगम बनाती है। उधार जमा एवं सामान्य व्यापार पर उत्थान को प्रोत्साहित करके मौद्रिक नीति की अनुपूर्ति भी करती। यह व्यय विधि के रूप में महागुणक या गुणक त्वरक की परस्पर क्रियाशीलता के द्वारा निजी विनियोग को प्रेरित करती। किंतु सरकारी व्यय को नीति तभी सफल हो सकती है जब सार्वजनिक व्यय द्वारा प्रेरित विनियोग में वृद्धि हो। इस प्रकार कुल विनियोग में वृद्धि के लिए निजी विनियोग के साथ साथ सार्वजनिक विनियोगों को भी बढ़ाना आवश्यक है। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सामान्य अर्थों में विनियोग या निवेश से अभिप्राय वर्तमान प्रतिभूतियों, बांडों व शेयर, विद्यमान पूंजी या भूमि क्रय करने से होता है। अर्थशास्त्र में विनियोग का अर्थ वास्तविक विनियोग से होता है, जिसके अंतर्गत नई पूंजीगत वस्तुओं को क्रय किया जाता है। वास्तविक विनियोग से आय, उत्पादन या रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है। अब इसी क्रम में पुरानी पूंजीगत स्टॉक, शेयर, प्रतिभूतियों को खरीदना वित्तीय विनियोग कहलाता है। किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय वास्तविक विनियोग से जो नई मशीन, सड़क, फैक्ट्री, भवन, प्लांटों आदि के रूप में होता है। इस प्रकार के विनियोग से आय और रोजगार का स्तर हमेशा बढ़ता है। अब विनियोग के जो प्रकार हमने देखे, इनको
सार रूप में हम पहला प्रेरित एवं स्वायत्त विनियोग होता है, दूसरा कुल एवं शुद्ध विनियोग होता है, तीसरा निजी एवं सार्वजनिक विनियोग होता है और चौथा नियोजित एवं अनियोजित विनियोग। अब विनियोग को प्रोत्साहित करने वाले जो उपाय हमने देखे 7, वह इस प्रकार है। सस्ती मुद्रा नीति, कीमत में स्थिरता, निगम करों में कमी, एकाधिकार पर रोक, मजदूरी में कटौती, अनुसंधान व नव प्रवर्तनों को प्रोत्साहन और सरकारी व्यय। सभी को धन्यवाद।